गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बुलेंट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एम्बुलेंट क्लासेस में। मैं पीयूष तिवारी, आपका इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड, जो कि थर्ड चैप्टर है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है डिमांड, क्योंकि डिमांड थ्योरी ही कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, समझ लीजिए। अब हम समझेंगे इस चैप्टर में कि डिमांड होती क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, अलॉन्ग विथ शिफ्ट एंड चेंजेस इन डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व का जो पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है और उसके लिए एक सेपरेट आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि डिमांड कर्व में शिफ्ट है, मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन है, वगैरह वगैरह। तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डिमांड होती क्या है। आप बोर्ड के सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है डिमांड। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड की डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है हम एक बार वो दोहराते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट which any consumer is willing and able to buy at definite prices in a different period of time। ये डेफिनेशन दी गई है, संदीप गर्ग में दी हुई है डेफिनेशन। तो ये कहता है कि डिमांड उस क्वांटिटी को कहते हैं जो एक पर्सन एक कमोडिटी को खरीदता है रिलेटेड प्राइसेस में इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अब हमें समझने की जरूरत होगी, उसमें एक बीच में वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है कि पर्सन या कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। तो ये जो विलिंग एंड एबल टू बाय हमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। विलिंग यानी पर्सन की वांट होनी चाहिए, यानी यहां पर एक वर्ड आ गया वांट। एंड एबल यानी उसके पास उतना इनकम होना चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सके, तो उसकी डिजायर भी होनी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ तीन वर्ड्स देख सकते हैं, मैंने लिख दिए हैं। पहला है डिजायर, दूसरा है डिमांड और तीसरा है वांट। तो हम कंफ्यूजन नहीं आता, बच्चे पूछते हैं क्यों सर डिजायर, डिमांड और वांट में डिफरेंस क्या है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाऊंगा जो थ्री वर्ड्स मैंने लिखे थे इसके मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि डिजायर डिजायर होता क्या है। डिजायर इज अ मेयर विश ऑफ वांटिंग एनीथिंग, यानी अगर मुझे कोई बड़ी कार चाहिए, आई वॉन्ट अ बिग कार, तो वो एक डिजायर कहलाएगी, क्योंकि मेरे पास उसकी विलिंगनेस एबल नहीं है, मतलब मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं उसे खरीद सकूं। और वांट, वांट का मतलब होता है जब आपके पास कोई पीछे जरिया उस चीज को खरीद पाने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इनकम काफी है और मेरी डिजायर एक बड़ी कार लेने की, तो ये एक तरीके से वांट बन जाती है, और इन दोनों को मिला के ही बनती है डिमांड। और डिमांड में मेन चीज आपको बताना चाहूंगा आ जाती है प्राइस। ये जो डिमांड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें प्राइस ही मेन रोल प्ले करेगा। अगर आप डिमांड कर्व भी हम बनाएंगे तो उसमें प्राइस काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब डिमांड को डिस्क्राइब किया गया टू पार्ट्स में। पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा होता है मार्केट डिमांड। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन की डिमांड को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, तो हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट that a single individual person is able and willing to purchase at prevailing prices over a definite period of time। ये सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या है, कि इंडिविजुअल डिमांड कैसे हम फैक्टर होता है कि कैसे इंडिविजुअल डिमांड को हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड में पहला जो डिटरमिनेंट होता है वह प्राइस और पीएक्स। प्राइस यानी जो प्रोडक्ट का प्राइस है। इमेजिन एक प्रोडक्ट है, आप मिल्क का पैकेट ले लीजिए, मिल्क की प्राइस 25 रुपीज है हाफ ए लीटर, तो वो प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएगी और वो सबसे पहली डिटर्मिनेंट होगी, हम पीएक्स लेंगे। पी फॉर प्राइस, एक्स यानी कमोडिटी, जो भी कमोडिटी है आपकी। दूसरा डिटर्मिनेंट है रिलेटेड गुड, पी आर यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड क्या है? अब रिलेटेड गुड दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हम समझेंगे होते क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं जो एक गुड के प्रति हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट गुड होगा कोका कोला। दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स है, दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, लेकिन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, राइवल है। तो कंज्यूमर को ये देखना होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस क्या है, तभी वो डिमांड डिस्क्राइब कर पाएंगे। तीसरा है इनकम, यानी पर्सन की इनकम कितनी है, यानी अगर पर्सन की इनकम ज्यादा होगी तो हो सकता है उसकी डिमांड भी ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 रुपए महीने कमाता हूं तो मेरी वीट की कंजम्पशन मान लीजिए 5 kg है, लेकिन वहीं अगर मैं 1000 रुपीज एक महीने में कमाऊंगा तो वीट की कंजम्पशन शायद 50 kg हो जाए, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ेगी मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा।
इनकम घटेगी तो मैं कंजम्पशन भी कम करने लगूंगा। चौथी जो डिटरमिनेंट है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब कोई भी कंज्यूमर हो, उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैंटीन के ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। चाहे पैंटीन की प्राइस कितनी भी हाई हो जाए, चाहे पतंजलि की प्राइस कितनी भी हाई हो जाए, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, कुछ पर्सनल चॉइसेस होते हैं। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड का। पांचवा जो डिटर्मिनेंट है वो है फ्यूचर प्राइसेस, यानी जो प्राइसेस होती है प्रोडक्ट की, उनमें फ्यूचर में कुछ फ्लक्चुएशन होने की वजह से भी डिमांड डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ही न्यूज में खबर आती है कि कल पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो जाएगा या 5 रुपए महंगा हो जाएगा, तो उससे काफी डिफरेंस आ जाता है पेट्रोल की डिमांड में। अगर ऐसा सुनने में आता है कि 5 रुपए महंगा हो जाएगा, तो पेट्रोल पंप्स में भीड़ बढ़ जाती है, लोग पेट्रोल डलवाने चले जाते हैं ये सोच के कि कल तो 5 रुपए बढ़ जाएगा, इससे बढ़िया आज ही डलवा लो। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड का। नाउ लेट्स सी मार्केट डिमांड। व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड वो होता है जो पूरी एक इकोनॉमी एक साथ डिमांड करती है। हम इसमें इंडिविजुअल पर्सन को इग्नोर करते हैं, उसमें इंडिविजुअल पर्सन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो मार्केट डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो इंडिविजुअल डिमांड के साथ साथ 3 एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा मतलब कि ये जो इंडिविजुअल डिमांड के जो 5 जो मैंने लिखे हैं डिटर्मिनेंट्स, वो मार्केट डिमांड्स के भी डिटर्मिनेंट्स होंगे, और उसमें एक्स्ट्रा 3 डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं। पहला डिटर्मिनेंट है सीजन, यानी कुछ प्रोडक्ट्स का एक पर्टिकुलर सीजन होता है। फॉर एग्जांपल मैंगोस को लीजिए, मैंगोस का जो नेचुरल सीजन होता है वो समर होता है, गर्मी का समय होता है। तो अगर गर्मी नहीं है, फॉर एग्जांपल ठंडी का मौसम है, तो मैंगोस की डिमांड बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, नियरली जीरो होगी। दूसरा होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा फैला हुआ इनकम का। फॉर एग्जांपल अगर सारे लोग अमीर हैं तो हो सकता है डिमांड काफी हो, सब उस चीज को खरीदें, लेकिन अगर सारे लोग गरीब हैं तो वो डिमांड बिल्कुल भी नहीं होगी। और अमीर गरीब का जो डिफरेंस है वो उसको हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तीसरा है पॉपुलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि लोग उतने सारे लोग हैं तो लोगों की डिमांड भी होगी, इसलिए टोटल डिमांड भी मार्केट डिमांड में बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, एंड व्हाट इज डिमांड। सो लेट्स सी, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिमांड फंक्शन अलॉन्ग विथ डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड फंक्शन एक मैथमेटिकल टर्म है, हम बोल सकते हैं डिमांड का फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन का एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, dx इक्वल्स टू f, दैट इज द फंक्शन साइन ऑफ px कॉमा pr कॉमा y कॉमा t कॉमा f। अब स्टूडेंट्स जो पे फॉर्मूला देख रहे हैं, इनमें से जो फंक्शन है वो उसके अंदर मैंने ये लिखे हुए हैं, आप समझ गए होंगे। पहला है px यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी प्राइस कमोडिटी यानी जो प्रोडक्ट की प्राइस है। दूसरा pr यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा है y, इनकम, इकोनॉमिक्स में इनकम को y से डिनोट किया जाता है। चौथा है t यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और f है यानी फ्यूचर प्राइसेस। ये है सिंपल सा डिमांड फंक्शन। अब हम समझेंगे व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज द टेबल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, यानी एक डिमांड को टेबल में रिप्रेजेंट कर देने को हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। इमेजिन हमारे पास एक कमोडिटी है x, लेट द कमोडिटी बाई x, वो x है ब्रेड। अब हम ब्रेड का डिमांड शेड्यूल बनाएंगे, तो लेट्स सी, दिस इज द प्राइस px in rupees and this is the quantity, that is qx in kg। तो मैं जो डिमांड शेड्यूल बनाने वाला हूं उसमें ब्रेड की प्राइस और ब्रेड की क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इन ए टेबल्ड फॉर्म। लेट्स इमेजिन कि अगर ब्रेड की प्राइस 5 रुपीज है, अगर ब्रेड की प्राइस 5 रुपीज है तो मैं शायद 1 kg ब्रेड खरीदूं। उसी के साथ अगर ब्रेड की प्राइस 4 रुपीज पर kg है तो मैं 2 kg ब्रेड खरीदूं। ये पर kg प्राइस है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी के साथ अगर मैं 3 2 1 3 2 4, सॉरी ये 2 नहीं 4 होगा, 4 5। तो एक नॉर्मल सा डिमांड शेड्यूल है एक ब्रेड का, जिसमें अगर प्राइस पर केजी 5 रुपीज है तो मैं 1 kg ब्रेड खरीदता हूं। उसी के साथ अगर प्राइस घटते आती है तो ब्रेड की कंजम्पशन भी बढ़ते जाएगी, यानी प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। ये सिंपल सा डिमांड शेड्यूल है।
अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए कि अगर ब्रेड की प्राइस ज्यादा थी तो वो कम खरीद रहा था, और अगर ब्रेड की प्राइस कम थी तो वो ज्यादा ब्रेड खरीद रहा था, तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है लॉ ऑफ डिमांड, जो कि हमें सिखाता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जो कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो लेट्स सी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड जो बेसिक इस चैप्टर का टर्म है, लॉ ऑफ डिमांड एक सिंपल सा इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो हम समझेंगे। और लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है इससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कस्टमर रिमेनिंग अदर थिंग कांस्टेंट। यानी कि जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी डिमांडेड से इनवर्स रिलेशनशिप होगा उसका। यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घट जाएगी, अगर प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। इमेजिन करिए कि एक ब्रेड है, उसका प्राइस 10 रुपए है। जब ब्रेड 10 रुपए का था तो मैं 2 पैकेट ब्रेड खरीदता था, लेकिन अगर उसका प्राइस 5 रुपीज हो गया, यानी कि उसकी प्राइस घट गई, तो मैं 5 पैकेट ब्रेड खरीदने लगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था कि इनवर्स रिलेशनशिप कैसा होता है। अब इसमें कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी होगी। देयर आर फ्यू, एक डेफिनेशन में एक पार्ट आया था कि रिमेनिंग अदर थिंग कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट थिंग्स हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांस्टेंट थिंग्स ये हैं कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस तो ऊपर नीचे होता ही है, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चेंज होंगी तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड तभी फॉलो होगा कि जब अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहें। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड होता क्यों है, रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। तो पहला रीजन है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करता जाता है, उसकी यूटिलिटी यानी उसका सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये एक रीजन है कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से हम समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूट यानी एक दूसरे के कंपेटिटर्स। यानी कि अगर आपको पता है कि पेप्सी और कोका कोला दो सब्स्टिट्यूट है मार्केट में, अगर पेप्सी का प्राइस घट जाता है तो हो सकता है जो कोका कोला पीने वाले आदमी है वो पेप्सी प्रेफर करे क्योंकि वो चीपर है। तीसरा है एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स इसलिए हैं कि इमेजिन करिए एक बहुत ही महंगा गुड था और काफी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वो सस्ता हुआ काफी लोग उसे अफोर्ड करने लगे तो वो एडिशनल कस्टमर्स मार्केट में आ गए, इसलिए लॉ ऑफ डीएमयू भी अप्लाई होता है। चौथा है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस यानी एक ही प्रोडक्ट के काफी सारे यूजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल से हम गाड़ी भी चला सकते हैं, पेट्रोल से जनरेटर भी चला सकते हैं, पेट्रोल के काफी सारे डिफरेंट यूजेस हैं। तो ये कुछ रीजन है लॉ ऑफ डिमांड के। और अब हम देखेंगे कि डिमांड कर्व क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख चुके हैं डिमांड क्या होती है, हम देख चुके हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि डिमांड कर्व क्या होती है। तो डिमांड कर्व इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, यानी डिमांड शेड्यूल का जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है उसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं। और कर्व से आप समझ गए होंगे, जो आप लोग मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ग्राफ्स होते हैं एक्स एंड वाई एक्सेस, सिंपल सा ग्राफ ही होता है डिमांड में और कुछ नहीं होता डिमांड कर्व में। तो डिमांड कर्व आप देख सकते हैं D1 इज द डिमांड कर्व। ये वाई एक्सिस पे प्राइस होगा, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड होगी, राइट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेट द प्रोडक्ट बी ब्रेड, तो ब्रेड की जो क्वांटिटी है और ब्रेड की जो प्राइस है वो डिस्क्राइब होगी, और जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होगी क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू लगता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लगता है, वगैरह वगैरह, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। नाउ अब हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड तो हमने पढ़ चुका है। डिमांड कर्व में अब कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन होता है और शिफ्ट होती है वगैरह वगैरह, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर प्राइस घटे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर प्राइस रिड्यूस होगी या बढ़ेगी या फिर रिड्यूस होगी, तो उसमें हमेशा मूवमेंट होगा। रिपीट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यानी कि अगर प्राइस, जो सिर्फ प्राइस जो फैक्टर है, अगर वो ऊपर नीचे होगा तो जो डिमांड कर्व है उसमें मूवमेंट होगी। अगर कोई भी प्राइस से छोड़कर कोई भी अदर फैक्टर हो, जैसे कि इनकम हो गया,
मार्केट डिमांड होगी वगैरह वगैरह, अगर उनमें कोई भी चेंजेस हुए तब उनमें मूवमेंट नहीं होती, उनमें होता है शिफ्ट। ओके, शिफ्ट कब होता है? जब प्राइस से रिलेटेड चेंजेस ना हुए हो, फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड या फिर सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ओके, अगर इनका प्राइस चेंज होगा तो शिफ्ट होगा, अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी तो मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ब्रेड की प्राइस थी 10 रुपीज, तो मैं 5 kg ब्रेड खरीद रहा था। अब ब्रेड की प्राइस 15 हो गई तो मैं 2 kg ब्रेड खरीद रहा हूं। यानी कि अगर आप ग्राफ में देखेंगे, अगर ये 10 था, राइट, 15 हो गया तो ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, ये ऐसी हो गई तो क्वांटिटी अपने आप गिर जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, आप जानते हैं। तो अगर ब्रेड की प्राइस घटी, सॉरी ब्रेड की प्राइस अगर बढ़ी तो डिमांड भी घट जाएगी। ये देखिए 15, 10 से 15 हो गया यानी +5, और 5 से 2 हो गया यानी -3। ये है पूरा इनवर्स रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड में, और डिमांड कर्व में ये होता है। अब हम जानेंगे कि मूवमेंट कैसा होता है। तो दो तरह का मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, अपवर्ड मूवमेंट को अपन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपेंशन बोलते हैं। रिपीट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अपवर्ड मूवमेंट यानी कि अगर पॉइंट जो था डिमांड का वो ऊपर गया, यानी कि प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी घट गई, तो वो अपवर्ड मूवमेंट होगा, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। उसी के साथ अगर क्वांटिटी बढ़ गई, इमेजिन, और क्वांटिटी कब बढ़ेगी? जब प्राइस घटेगा। मैं हमेशा बोलता हूं मूवमेंट सिर्फ प्राइस के चेंजेस पे होगा, यानी अगर प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा एक्सपेंशन। मूवमेंट के दो पार्ट ये हो गए हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन तब होता है जब प्राइस घटती है, कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब प्राइस बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्शन में क्वांटिटी कम हो जाती है, एक्सपेंशन में क्वांटिटी बढ़ जाती है, राइट। अब हम देखेंगे कि डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे होता है। तो डिमांड कर्व में शिफ्ट तभी होगा जब कोई भी अदर फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको छोड़ के कोई भी फैक्टर अगर अल्टर होता है या ऊपर नीचे होता है तो उसमें शिफ्ट होगा, इन डिमांड कर्व मूवमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अदर फैक्टर्स हम क्या ले सकते हैं, लाइक कंज्यूमर की इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस वगैरह वगैरह हम ले सकते हैं। तो मैंने आज 3 ग्राफ बनाए हुए हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए, जो कि शिफ्ट दिखाएंगे हमें इन डिमांड कर्व। सो लेट्स इमेजिन कि अगर कंज्यूमर की जो इनकम थी वो 100 रुपये महीना थी, लेकिन इनकम बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल 150 रुपये महीना हो गई। अब क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो उसके पास पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, और पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा खरीदारी करेगा, यानी उसकी डिमांड ज्यादा हो गई। यानी प्राइस जो गुड थी, गुड की प्राइस वो तो सेम थी लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई, इस वजह से शिफ्ट होगा इन डिमांड कर्व। तो ये डिमांड कर्व है, इसमें शिफ्ट ऐसे हम दर्शाएंगे। आप देख सकते हैं जो शिफ्ट है, एक नई डिमांड कर्व, ये एक डिमांड कर्व थी इन ब्लू कलर, उससे शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट हो गई जब इनकम बढ़ गई और उसी के साथ क्वांटिटी Q1 से Q2 की तरफ यानी बढ़ गई। तो PX यानी प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ गई, यानी प्राइस को छोड़ के कोई भी अदर फैक्टर हो अगर वो ऊपर नीचे होगा तो डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा, राइट। इसी की तरह अगर इनकम घट जाती, यानी कि अगर 100 रुपये महीने कमाता था कंज्यूमर, अब वो 50 रुपये महीने कमाता है, तो क्या राइटवर्ड शिफ्ट होगी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी? तब होगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी कि क्वांटिटी घट जाएगी, क्वांटिटी Q1 से Q3 की तरफ आ जाएगी, प्राइस सेम रहेगी लेकिन क्योंकि इनकम घट गई इस वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन होगा सब्स्टिट्यूट गुड। फॉर एग्जांपल कोको कोला एंड पेप्सी, आप पेप्सी पीते हो, कोको कोला की प्राइस घट गई, यानी कोको कोला सस्ती मिलने लगी तो आप कोको कोला खरीदने लगोगे, तो पेप्सी की क्वांटिटी घट जाएगी, यानी पेप्सी आप कम कंज्यूम करोगे, तो वो एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाएगा। सब्स्टिट्यूट की प्राइस घट गई तो डिमांड भी कम हो गई, उसी की तरह का सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाएगी, यानी पेप्सी
की प्राइस उतनी है लेकिन कोका कोला महंगी हो गई तो आप ज्यादा पेप्सी कंज्यूम करोगे। उसी के साथ ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। ओके, नाउ लेट्स सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, एक दूसरे के बिना अगर पेट्रोल नहीं होगी तो कार भी नहीं चल पाएगी, तो कार की डिमांड नहीं होगी। चाय पत्ती और शक्कर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, यानी एक दूसरे के एब्सेंस के बिना दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर शक्कर की प्राइस बढ़ जाती है तो आप कम चाय पियोगे तो चाय पत्ती की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। उसी की तरह अगर शक्कर के दाम कम हो जाते हैं तो चाय पत्ती की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा चाय पीने लगोगे, तो वो होगा राइटवर्ड शिफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा फंडा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। अगर प्राइस चेंज होता है, यानी प्रोडक्ट का प्राइस, इमेजिन दिस इज अ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का सिर्फ प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी। अगर प्राइस को छोड़ के कोई भी फैक्टर चेंज हो तो वो शिफ्ट होगी। अब मूवमेंट कौन कौन से प्रकार होते हैं मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। मूवमेंट में होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, शिफ्ट में होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। अब मैं बताना चाहूंगा कि कुछ एक टॉपिक एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं, है assumptions इन लॉ ऑफ डिमांड, और उसी के साथ है सम एक्सेप्शंस इन लॉ ऑफ डिमांड। ओके फ्रेंड्स, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शंस। यानी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कुछ चीजों में अप्लाई नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। हर चीज में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते। तो आप एक्सेप्शंस देख सकते हैं, मैंने बोर्ड में लिखे हुए हैं। पहला गिफन गुड्स, दूसरा लग्जरी गुड्स, तीसरा फैशन गुड्स, चौथा नेसेसिटी गुड्स। अब हम समझेंगे सब होता है क्या है। पहला है गिफन गुड्स। सो गिफन गुड्स क्या होता है? गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जब प्राइस बढ़ जाती है सभी गुड्स की, यानी गिफन गुड की भी प्राइस बढ़ जाती है मगर उसका कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, वो सिर्फ 4 चीजें कंज्यूम करता है। पहला ब्रेड, बटर, जैम एंड मिल्क। अब हुआ क्या, उसकी जो इनकम थी वो लिमिटेड थी। फॉर एग्जांपल 100 रुपए उसकी इनकम थी और इन सभी चीजों की प्राइस बढ़ गई, यानी ब्रेड, जैम, इन सब की प्राइस बढ़ गई। लेकिन क्योंकि उसे अपना पेट तो भरना है तो उसने क्या किया, उसने दूध और जैम की कंजम्पशन कम कर दी लेकिन ब्रेड की कंजम्पशन बढ़ा दी। तो इसी तरह भले ही ब्रेड की प्राइस तो बढ़ी लेकिन उसका डिमांड बढ़ गया, वो होता है गिफन गुड। दूसरा होता है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते। लग्जरी गुड्स में आप जानते हैं, नाम से समझ गए, होता है लग्जरी, यानी जो प्रीशियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, एक्सोटिक कार्स लाइक फरारी, लैम्बोर्गिनी, ये सब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते, क्योंकि अमीर चाहे कितने महंगे क्यों नहीं हो जाए इनकी डिमांड रहती है हमेशा, क्योंकि ये लग्जरी गुड्स है। तीसरा होता है फैशन गुड्स। फैशन एक ऐसा स्टाइल हम बोल सकते हैं जो काफी एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यानी एक बार जो चीज का फैशन चले गया फिर चाहे उसकी प्राइस कितनी भी कम हो जाए लोग उसे नहीं खरीदते। फॉर एग्जाम्पल 70s में जो नैरो वाले पैंट्स आते थे जो एकदम फैले होते थे, वो जीन्स, वो चाहे आपको फ्री में क्यों ना मिले आप उसे नहीं लोगे, तो वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। उसी की तरह आखिरी है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी यानी जब एकदम प्राइम जरूरत है आपको। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, अगर मेडिसिन महंगी भी मिल रही है तो आप ये नहीं देखोगे कि अगर उसकी दाम कम हो जाए तब मैं उसे ले लूंगा, उसे आप तुरंत ही खरीदोगे। इस तरह नेसेसिटी गुड्स लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करती। इसी के साथ लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर खत्म हो चुका है, 3rd चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।